तशरीफ रखें। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? ठीक है, ये अच्छी है। क्या खा रहे हैं आजकल? मेरे वाला नुस्खा है अपने वाला या आपके डॉक्टर वाला? फिर को बेहतर लगा है? ये चीज़ें ज़बरदस्ती शुरू करवाया आपको, वरना आपने नहीं करना था। इनकी जो एतमाद कहीं और है इनका है? बीच में से एतमाद कहीं और है और फिर यहाँ के वो मुर्गी के कहते हैं ना, कुरकुर कहीं अंडे कहीं या कुरकुर करते रहे हैं पहले, सिर्फ अंडे किसी और डॉक्टर के पास जाके देते हैं। क्या हाल है अमतुल बासित याद आपका? अच्छी है? आपकी होम्योपैथी कैसी चल रही है? हैं? अच्छी। आपका एक ही मरीज है बेचारा सिर्फ, राज साहब। नहीं और तो कोई आपकी बात मानता नहीं। वो बीमार तो नहीं है। हैं? बीमार तो नहीं है। नहीं वो तो आपके बीमार है ना जिन पे तजर्बे जो मर्जी कर लो करने देंगे। बच्चे तो मानते नहीं आपकी। हैं? किसने बताया? आपको अभी तक पता ही नहीं कि सब दुनिया को पता है अभी तक भोली बनी हुई 30 साल हो गए शादी को आपकी, हैं? या कम? ज्यादा? बहुत ज्यादा। अच्छा अभी तक नहीं पता इनको। अच्छा खैर, मगर ये इतनी बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जब चाहें आप उन पर तजर्बा करें, मजाल है जो वो आगे से ना कर दें, हैं? सवाल ही नहीं। वो कोई भट्टी साहब थोड़ा है जो आगे अच्छा शुरू करें आप। मैं इंतजार कर रहा था, बातें इसलिए कर रहा हूँ कि फायदा तूबा को लेने गए हुई हैं वो फरज वाकर, अभी खबर नहीं आई कोई। शुरू कर दें फिर? नहीं इंतजार कर लें। अच्छा फिर और किसको छेड़ें फिर अब इंतजार करना है तो सूफी साहब अब तो वो भी नहीं यहाँ, अशरफ साहब भी, डॉक्टर मुजीब भी नहीं है, फिर बर्मी साहब भी नहीं है बर्मी साहब के नुमाइंदा है यहाँ एक है? तुम हो ना बर्मी साहब का नुमाइंदा यहाँ है? अच्छा अच्छा क्यों फैज आ गई? नहीं आ रही दोनों? फैज आ रही है। अच्छा आपको पहले जो दवाइयाँ पढ़ा चुका हूँ अभी करीब ही में, उन पर एक नजर ना डालें जल्दी से। कैमोमिला की क्या फीचर्स हैं खास? जी चिड़चिड़ापन और चीज है और गुस्से से भड़क उठना बिल्कुल भी अख्तियार, ये और बात है। चिड़चिड़ापन भी होता है बहुत सी दवाओं में है, मगर ये जो एकदम भड़क उठना और बेकाबू हो जाना गुस्से से, और दूसरे बदमिजाजी, दो बातें इसके मिजाज की खुसूसियत, लेकिन उसके अलावा बात बातें इसमें और पाई जाती हैं। वो क्या क्या है? ये तो आम लोगों ने इसी पे बना रखा है ना। स्पेज़म्स की बहुत चोटी की दवा है, टांगों में, एक्सट्रीमिटीज में जो दूर के जिस्म के हिस्से हैं उनमें स्पेज़म होता है। और के लिए भी इस्तेमाल किया जाए इसको, वो तो कईयों के मुताबिक कह चुका हूँ। इसकी स्पेशल क्या बात है क्या मिला की? क्या? बिल्कुल ठीक है, बहुत माशाल्लाह होशियार निकली आप एजाज सगी बेगम, वेल डन। दांतों की क्या खास बात है? वो ये है कि इसके दांतों का दर्द रात को होता है और दिन को गायब हो जाता है। आपने देख के बताया? कागज दोनों को याद आ गया था? वेल डन। और मसूड़े फैल से जाते हैं, दर्द करते हैं और वो ढीले पड़ जाते हैं, और दर्द इसकी रात को होती है, हमेशा दांत की दर्द रात को आती है। और कोई खास बात? क्लॉट्स की बजाय छिछड़े आते हैं इसमें, पता नहीं वो जो। और
इसमें जूदी सी बहुत होती है इसमें कैमोमिला में। ये तो अब मैं सरसरी नजर डाल के बताता हूँ। हम भी डाल लेंगे। नहीं, काफी है। मैं जो फीचर्स बताने होंगे वो बताऊंगा, वरना आपकी तवज्जो बटी रहेगी। जर्किंग, ट्विचिंग मसल्स की बता चुका हूँ, स्पेजम्स होते हैं इसमें जगह जगह। किससे मिलती है? कॉफिया से भी, नक्स से भी, ओपियम से भी इसकी बहुत सी इलामतें मिलती हैं। बेलाडोना से भी मिलती हैं बाज़ इलामतें। डायरिया इसका ग्रीनिश रंग का होता है, जिसका मतलब है कुछ पेचिश की इलामत, कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑफेंसिव। और बच्चों के डायरिया के लिए जो दांत निकाल रहे हों, उसमें कैमोमिला बहुत अच्छी है। ये तो मैंने बारहा तजुर्बा किया है। आमतौर पर ऐसे बच्चे वो ज़िद्दी भी हो जाते हैं, बड़े सख्त, दांत मुश्किल निकालते हैं, असहाल लगे हुए हैं, चीज़ें लेके फेंकेंगे। कैमोमिला बहुत जल्दी उसको फ़ायदा पहुंचाती है ऐसे बच्चे को। गुस्से से कन्वल्शंस आ जाती हैं, तशन्नुजात पैदा हो जाते हैं। कानों में हर किस्म का शोर, हाँ एक इसकी अलामत अजीब है कि अगर मसलन औरत राइडिंग कर रही है या कार का शीशा उतरा हो, खुली हवा पड़ रही हो, तो उसमें बाकी चेहरा, गर्दन, माथा वगैरह हवा के लिहाज से हसास नहीं होते, जितनी मर्जी हवा तेज चले, लेकिन कान ढांपती है औरत। खासतौर पर औरतों में ये बात पाई जाती है कि अब ये ऐसी अलामत है जो कभी कोई मरीज आके बताता नहीं, इसलिए सुनने वाले खुद अगर ऐसे हों बाज कि उनको पता हो कि उनके कान हवा के चलने से, अगर खुद ना तेज चले, हवा भी तो बाज बहुत तेज चलती है, कान सेंसिटिव होते हैं, कान को ढांपते हैं, ऐसे मरीजों के लिए कैमोमिला बहुत अच्छी दवा है। और ये पहचान एक की सिम्टम जिसको कहते हैं चाबी वाली सिम्टम, क्योंकि आम दवाओं में नहीं पाई जाती। या सारा चेहरा सेंसिटिव होता है या सारा चेहरा मज़ा हवा से मज़े लूटता है। इसमें कान का है, सिर्फ कान की सेंसिटिविटी या हवा से एलर्जी। इसमें दांतों का मैं बता चुका हूँ, जख्मी से हो जाते हैं मसूड़े और दर्दें रात को आती हैं, और उसमें बाज़ दफ़ा एब्सेस भी बन जाते हैं मसूड़ों में। इसमें ठंडे टच से, अगरचे ठंडी हवा से दांत दर्द बढ़ती है, लेकिन ठंडा करने से मुंह को निस्बतन आराम आता है। मुंह में अगर ठंडा पानी भरें या ठंडी चीज़ खाएं, उससे दांत दर्द को आराम आता है। ये ऐसी चीज़ है जो वैसे ही बाज़ दूसरी दवाओं में पाई जाती है, क्योंकि दांत दर्द में अमूमन अगर नर्व नंगी हो तो गर्मी नुकसान पहुंचाती है। गर्म चाय नहीं पी सकते, गर्म घूंट नहीं भर सकते, क्योंकि नर्व एंड्स जब नंगे हों ये उनकी अलामत है। और ये ठंडा भी उसी वक्त फ़ायदा देता है, मगर जो सारा मसूड़ा सूजा हुआ है उसको गर्म टकोर फ़ायदा देती है। इसलिए बाज़ दफ़ा अलामतें छोटी छोटी देख कर कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये मैं खोल देना चाहता हूँ, पिछली दफ़ा मैंने नहीं बताया था आपको। कैमोमिला में मसूड़ों में वहाँ ठंडा पानी आराम देता है जहाँ किनारे इसके नर्व्स को, फिर वही मुश्किल क्या क्या कहते हैं, असाबी, हाँ रेशे, हाँ असाबी रेशे का मुहावरा बनाया हुआ था हमने। असाबी रेशे जहाँ नंगे हों वहाँ गर्मी बहुत तकलीफ देती है और बहुत ठंडा भी बुरा लगता है, लेकिन
ठंडा पानी अगर मुंह में रखें तो वो थोड़ा थोड़ा सा सुकून पा जाते हैं, लेकिन जो स्वेलिंग है ओवरऑल उसको गर्म टकोर से ही फायदा मिलता है। बैरूनी टकोर अगर की जाए तो उससे फायदा पहुंचता है। प्यास बहुत है। कॉफी की अलामतें क्या हैं इसमें बताइए? रात को जागे रहना देर तक और ख्यालात का जोर सिर की तरफ, ये अमूमन इसमें मिलता है। लेकिन कॉफ़ी और कैमोमिला में बुनियादी एक फ़र्क मैंने आपको बताया था। रात की नींद उड़ने में बुनियादी फ़र्क क्या है? कैमोमिला की गुस्से से नींद उड़ती है असल में। अगर किसी बात पे तबीयत उखड़ी हो और गुस्सा पैदा हो चुका हो तो ख्यालात गुस्से के बार बार आते हैं, वो उसको बेचैन रखते हैं, और नींद पे बराह रास्त इसका असर नहीं है। कैमोमिला खाने से नींद नहीं उड़ती, बल्कि नींद आती है और नहीं भी आती, क्योंकि गुस्से के ख्यालात, दबी हुई कोई नफरत, ये उसको बार बार तंग मरीज को तंग करती हैं। तो नींद आते आते भी नहीं आ रही होती, महसूस होती है, थकन होती है। कॉफिया में बिल्कुल नींद का एहसास नहीं होता। अक्सर खुशी से उसकी नींद उड़ती है, या बहुत ख्यालात की रेल पेल हो रही है मगर वो तकलीफ दे नहीं, उसकी वजह से वो आराम से लेटता है, उसको कोई भी एहसास नहीं कि मुझे कोई दुख है, कोई तकलीफ है। नींद की कमी का एहसास भी नहीं, मगर वैसे इंसान घबराता है कि क्यों मैं नहीं सो सकता। उसमें कैमोमिला की एक खुराक, अगर कॉफी नहीं, मैं जान के कह रहा हूँ, कैमोमिला की एक खुराक अगर कॉफी की वजह से हुआ हो, क्योंकि एक दूसरे का एंटीडोट हैं। अगर ऐसी कैफियत में आपको याद आ जाए कि आज रात को मैंने कॉफी पी ली थी, तो एक खुराक कैमोमिला की आराम से सुला देगी। और अगर कैमोमिला की वजह से कैमोमिला का मिजाज हो तो कैमोमिला ही चाहिए, कॉफी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कैमोमिला, जिसका बात डॉक्टर दिया करते थे मलेरिया वगैरह में भी, कैमोमिला की पुड़िया खाई हो और फिर ये अलामत हो तो उसको कॉफिया से आराम आएगा। इसलिए एंटीडोट का मजमून भी समझ लें। इलामतें कॉफिया की हों तो कॉफिया ही काम आएगी। इलामतें कॉफिया की हों मिलती जुलती, मगर कैमोमिला से पैदा हो गई हों, कन्फ्यूजन सब बना हुआ है। बाज़ दफ़ा इतना फ़र्क नहीं आदमी कर सकता कि खुशी की हैं या दूसरी हैं, मगर ये याद हो कि कैमोमिला खाया था तो कॉफिया उसके एंटीडोट है। कॉफ़ी की इलामतें कॉफ़ी से जो पैदा हो जाएं वो कॉफ़ी एंटीडोट नहीं है। कैमोमिला खाएंगे तो आराम आएगा। उसके अलावा नक्सवामी का भी है, उससे भी आराम मिलता है। तो इन तीनों में आपस में मुशाबहतें पाई जाती हैं। बच्चों में डायरिया अमूमन बाज़ दफ़ा लगता है कि सब घास, कटा हुआ घास हो और सब्ज रंग भी पाया जाता है। इसकी लेबर पेन्स अजीब किस्म की होती हैं, ये भी याद रखने के लायक चीज़ है। पर जब लेबर पेन्स हल्की हों और पूरे ज़ोर से ना उठें तो अक्सर लोगों को परस्टिला का ख्याल आता है, और बाज़ दफ़ा परस्टिला फेल हो जाती है, बिल्कुल काम नहीं करती। अगर बदमिजाज और गुस्से से भड़क उठने वाली औरत की ये कैफियत हो तो कैमोमिला है। कैमोमिला में भी पेन्स हल्की और कभी यहाँ कभी वहाँ, और पूरे जोर से अपने निशाने पर नहीं पड़ती कि यूट्रस का मुंह खोलें और उसको बच्चा डिलीवर करने में कन्वल्शंस पैदा हों। कन्वल्शंस वहाँ होने की बजाय कोई यहाँ हो जाएगी, कोई वहाँ हो जाएगी। लेकिन कैमोमिला में आमतौर पर तो दर्द का एहसास ज़्यादा होता है, लेकिन लेबर में नहीं होता। ये इसकी अजीब इलामत है कि लेबर के वक्त जब बच्चा पैदा होने
के आसार पैदा हो चुके हों। कैमोमिला में दर्द ज़्यादा नहीं होती मगर स्पेज़म्स बिखरे हुए, इसका मतलब है कि आसाब में पूरी जान नहीं आई। और पस्टिला इसलिए नहीं देनी कि बदमिजाज मरीज है, देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। पस्टिला की कैमोमिला की बाज़ा एक सिंगल डोज 200 की देखते देखते काया पलट देती है। एक और चीज़ मुझे अभी ख्याल आया, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि बाज़ दफ़ा पस्टिला का केस होता है, बच्चा उल्टा होने की वजह सीधा होता है और पस्टिला बिल्कुल फ़ायदा नहीं दे रही होती। कभी अक्सर देती है मगर कई दफ़ा नहीं देती। उसमें अगर ये गौर किया जाए, कोई डॉक्टर गौर करे कि कहीं ये तो नहीं कि कैमोमिला की मिजाज की औरत हो और उसमें बच्चे की पोजीशन में पस्टिला वाली इलामतें हों। अगर लेबर में पाई जाती हैं तो वहाँ भी बैद नहीं कि पाई जाएं। ऐसी सूरत में अहमदी डॉक्टर्स जो सुन रहे हैं या दूसरे भी, जो अब तो गैर अहमदी भी बहुत सुनने लग गए हैं डॉक्टर्स, उनको चाहिए तजर्बा करें और अगर फ़ायदा हो तो भी बताएं, ना फ़ायदा हो तो बताएं कि नहीं मिजाज कैमोमिला का था मगर फ़ायदा नहीं हुआ। मगर मेरा ख्याल है कि होगा, अगर मिजाज है तो होगा। सिर्फ अभी तक जो मेरा मसला हल नहीं हुआ वो है ट्रांसफर्स पोजीशन, उसकी आज तक मुझे कोई कामयाब दवा नहीं मिली। इसलिए कोई ऐसे होम्योपैथ जो गप मारने के आदी ना हो, मतलब खुशफहमी ना हो। बाज़ में बड़ी खुशफहमी होती है, एक ही खुराक दो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अक्सर ऐसा नहीं होता और लंबे तजर्बे की ज़रूरत पड़ती है कहने के लिए। अलफजल ने सिलीशिया का लिख दिया था ना, एड्स का, मैंने कहा मैं तजर्बे अभी कर रहा हूँ, आपने खामखा इतने लंबे दावे कर दिए कि एक खुराक और सब कुछ ठीक, अभी तजर्बे होने दिया। मैंने तजर्बे करवाए हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। बाज़ मरीज़ों में तो एक खुराक या दो खुराकें ही इफ़ेक्टिवली बिल्कुल एज में मुफीद साबित हुई हैं। कई मरीज़ों में इसने कोई काम नहीं किया, एक दफ़ा दी, दो दफ़ा दी, तीन दफ़ा दी और फिर मैंने उनको कहा कि सल्फ़र 1 लाख में दे के देखें। और सल्फ़र की एक रिपोर्ट तो इंग्लैंड से मिली है, वो जब 1 लाख में दी है तो उसको फ़र्क पड़ गया। फिर सिलीशिया दी, फिर ठीक हो गया। फिर जहाँ सिलीशिया सल्फ़र ने काम नहीं किया वहाँ मैंने सिफिलिनम ट्राई की, सिफिलिस से जो दवा बनती है 1 लाख की, और उसकी एक वजह है एड्स के दौरान, एड्स के वबा जो फूटी अमेरिका वगैरह में बहुत कसरत से जहाँ नुमाया तौर पर पाई गई है, वहाँ इन्होंने ये हैरत अंगेज़ बात दरियाफ्त की है कि बावजूद इसके कि सिफिलिस पिछले 100 साल में बिल्कुल फना कर दिया गया था, उसका कोई निशान नहीं रहा था, ऐसे मरीज जिनको एड्स का हमला हुआ है उनको साथ सिफिलिस भी हो गया है। अब कहते हैं वो जरासीम तो कहीं से नहीं आए लेकिन पूरी सिफिलिस की इलामतें पाई जा रही हैं। और हैरान है, कोई एक नजरिया पेश कर रहा है, कोई दूसरा। दरअसल सिफिलिस भी इन्हीं जराइम की एक सजा थी जो कुदरत ने दी थी। और होम्योपैथी में यह है कि दब जाती है, मिटती नहीं वो, बाज़ दफ़ा हड्डियों में चली जाती है, बाज़ दफ़ा दिमाग में चली जाती है। अब पता लगा है कि बाज़ दफ़ा जिंदगी के दिफाई ज़र्रात में भी जाके छुप जाती है। तो जब एड्स उनको बीमार करती है तो वो भी साथ उभर आती है। ये ऐसा मुहिम्मा उनके सामने है जो उनके लिए नाकाबिल हल है अभी तक, लेकिन होम्योपैथी में हल मौजूद है, यानी नजरियाती हल मौजूद है। इस नजरिए पर मैंने सिफिलिस दी, सिफिलिनम। एक माँ और बच्चे का केस था, माँ को सिलीशिया से बिल्कुल आराम आ गया, उसको डॉक्टरों ने मेडिकल टच एग्जामिनेशन के बाद कहा कोई एड्स का सवाल नहीं रहा, यू आर फ्री टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बहुत ही खौफनाक हालत, और जिगर भी बढ़ गया, तिली भी बढ़ गई, नाकाबिले बर्दाश्त शक्ल थी उसकी। और उसको जब मैंने सिफिलिनम दी, सिलीशिया जी को फर्क नहीं पड़ रहा था, तो अगली दफा आया तो उसकी कार पलट गई थी।
उसने खाना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया, दौड़ने लगा इधर उधर, और अब उसकी फिर दोबारा रिपोर्ट आनी है, मगर ये हफ्ता 10 दिन की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो इसलिए दवाओं में बहुत जल्दबाजी, बड़े दावे करना ठीक नहीं है। दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएंगे, आपको भी नुकसान होगा, और दावों से कुछ आप कुदरत को तो बदला नहीं सकते। और बीमारियों पर ऐसा कंट्रोल खुदा ने नहीं बख्शा किसी को कि वो गोया नाउज़ बिल्लाह कादिर मुतलक की तरह एक डोज और छुट्टी। इतनी बड़ी सजा है ये एड्स की कि उसके लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं हो सकता कि जो कायदा कुल्लिया बन जाए। लेकिन शिफा भी अल्लाह ही ने रखी है, इसलिए उसकी तलाश ज़रूरी है। और होम्योपैथी में मुझे तजर्बा हुआ है कि शिफा के इम्कानात हैं, ऐसे वाज़े इम्कानात कि जिनमें इनके अपने हॉस्पिटल्स, उनकी इंस्टीट्यूट्स जो स्पेशलाइज करते हैं इसमें, उनकी तहरीरी गवाहियाँ हैं। ये मरीज़ एक्टिव एड्स का मरीज़ था, अब इसमें कोई निशान नहीं रहा। तो ये मैं ज़िम्मन बात कर रहा हूँ। कैमोमिला के मुतालिक भी तजर्बा करें, और वो जो ट्रांसफर्स कोलोन वाला है उसमें भी करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर एडवांस कंट्रीज हैं जहाँ सहूलतें हैं ऑपरेशन वगैरह की, वहाँ तो वो चीरा दे के निकाल लेंगे बच्चा, लेकिन गरीब मुल्कों में बहुत औरतें मरती हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो पीठ नीचे हो उससे तो फिर भी बचने के इम्कानात होते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफर्स बच्चा हो, यानी साइड पे यूं लेटा हुआ, तो ऐसी औरत अगर उसको ऑपरेशन वक्त पे ना हो तो उसका बचना महाल समझा जाता है। बड़ी तकलीफ और दुख से और ख़तरनाक ब्लीडिंग के साथ मरती है। इसलिए इस पर हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। खुसूसन में जैसा कि मैंने कहा है, गरीब मुल्कों में तो बहुत ही ज़रूरत है इसकी। कैमोमिला भी क्योंकि असर रखता है इन चीज़ों पर, उसको भी ट्राई करके देखें। चेलिडोनियम का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ाया था खास? हैं? जिगर के लिए, दाएं फेफड़े के लिए, और पीछे अगर दर्द पीछे शाने में जाए, लाइकोपोडियम से मिलती जुलती है, मगर ये वहाँ ठहर जाती है एक स्पॉट के ऊपर आके। लेकिन चेलिडोनियम पित्ते की भी बहुत अच्छी दवा है, जिगर की भी है, और खांसी के लिए जो बाज़िद्दी खांसियाँ हों, जो स्पेज़म यहाँ करती हों बार बार, उनमें भी चेलिडोनियम बहुत इफ़ेक्टिव है। बाज़ दवाएं जो मिलती जुलती काम ना करती हों, उस वक्त फिर इंसान को हाथ पांव मारने पड़ते हैं इधर उधर, उनमें चेलिडोनियम पे भी हाथ मार के देखें। बाद सूरतों में तो बहुत ही नुमाया फ़ायदा देती है। और दाएं फेफड़े का निमोनिया, उसमें चोटी की दवा है, समझ गए? और कोई जॉन्डिस का तो पता ही है आपको। दाईं तरफ बाहर इसकी नुमाया है, फेफड़ा भी दायां होता है, और इसमें जो क्रेविंग है वो अजीब है। हॉट मिल्क को बहुत दिल चाहता है ऐसे मरीज को, हालांकि जिगर के मरीज अमूमन बिल्कुल भूख खो बैठते हैं और दूध से तो अमूमन कराहत होती है या मुश्किल से पीते हैं, लेकिन इसमें क्रेविंग है इसके लिए। गॉलस्टोन कॉलिक का तो मैंने खुद इस पर कई दफ़ा तजुर्बा किया है। चेलिडोनियम बहुत, अगर कुछ अलामतें इसकी मौजूद नज़र आ जाएं, गॉलस्टोन में तो कई अलामतें मुख्तलिफ होती हैं, मगर जहाँ चेलिडोनियम की अलामतें नज़र आ जाएं वहाँ गैर मामूली फ़ायदा देती है। बहुत जल्दी कॉलिक को दूर कर देगी और कुछ देर के बाद स्टोन्स निकलने शुरू हो जाएंगे बस खुद ही। वो स्पेज़म हट जाता है, फिर वो स्टोन्स बाहर आ जाते हैं। सिक्यूटा की खास अलामतें क्या बताई थी आपको, याद है? मरकज से बाहर जाती हैं? मरकज से तकलीफ में बाहर जाती मरकज से? और नर्व्स पे कौन से ज्यादा मरकज से? मीठे से यहाँ करते हैं। और गले से
और गले और नर्व्स पे जरा सा दबाव पड़े तो उससे तशन्नुज, असाब पे जरा सा दबाव पड़े। हाँ जी। और कॉकस की क्या अलामत है? कॉकस कहता है जो हाँ, वो तो धागे वो तो जकड़न है उसमें, जकड़न से तशन्नुज। कॉकस है वो दबाव वाली जो चीज है ना, वो कॉकस है। कॉकस कैक्टाई में प्रेशर पड़े जरा सा भी तो उससे तशन्नुज पैदा हो जाता है। कॉकस का मरीज के थ्रेड होते हैं लंबे लंबे। सिक्यूटा विरोसा में भी शायद ये हो अलामत, लेकिन कॉकस में भी पाई जाती है, मुझे इतना याद है। सिक्यूटा की खास अलामत तशन्नुज में पिछली तरफ सिर का मुड़ना और तशन्नुज का मरकज से शुरू होकर किनारों की तरफ जाना, ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। दिमाग में जब तशन्नुज की अलामतें पाई जाएं तो ऊपर से टांगों में जाके तशन्नुज हो जाता है। और उसके अलावा इसमें एक बीमारी पाई जाती है जो कैटालेप्सी कहलाती है, जिसमें वक्ती तौर पर इंसान याददाश्त हमेशा के लिए नहीं भूलता, मगर कुछ देर के लिए लगता है उसको कोई पहचान नहीं है। जब उसको तवज्जो से होशियार करके पूछेंगे तो बातें ठीक करता है, पागल नहीं होता, याददाश्त मुस्तकिल नहीं गई होती। और उसमें भी ये जो अलामत है ना कि निचले हिस्सों में कमज़ोरियाँ और तशन्नुज, और बाज़ दफ़ा ऐसे मरीजों पर भी ख्याल आता है इसको ट्राई करने के लिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फेलियर की वजह से टांगों वगैरह की ताकत से महरूम हो गए हों। सलीम नोट करो, उनके लिए भी इस्तेमाल करके देखेंगे। अच्छा, कॉकस की क्या अलामत बताई है? कॉकस में नहीं प्रेशर होता, कॉकस में धागे की तरह हाँ। अखराज डिस्चार्ज है। अच्छा, प्रेशर सिक्यूटा में ही है नुमाया। स्कीटा में दबाव, यानी असाब। गले को अगर छेड़ा भी जाए तो वो तशन्नुज तशन्नुज हो जाएगा। खांसी रहती ठीक है, मैं अब चेक कर लूं क्या हकीकत है। है। अंडर नहीं किया। हाँ, सिक्यूटा का ये तो आम है कि जहां भी जिस्म में प्रेशर हो उससे कन्वल्शंस पैदा हो जाती हैं, और ये ठीक है। इसी वजह से गले के भी प्रॉब्लम है, लेकिन लोग सिर्फ गले के लिए खास करते हैं। गले के लिए खास नहीं है, इसके तमाम जिस्म में दबाव से प्रेशर पैदा होता है। सर या गले से फिर नीचे की तरफ हरकत करते हैं। स्कूटर बहुत मुफीद दवा है, इसकी बातें याद रखनी चाहिए। हाँ, एक सिक्यूटर में एक ऐसी अलामत है जो इसकी याद कराती है हाइपेरिकम की, लीडम की। हाइपेरिकम और लीडम बारीक नर्व्स की इंजरी से स्पेज़म्स पैदा करती हैं, और इसके नतीजे में अक्सर टेटनस बहुत मुफीद हैं। ख़ासतौर पर अगर नाखूनों के अंदर कोई फांस चली जाए या कहीं कोई चीज़ ऐसी, हाथ रेल पे जा रहा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा उठ के अंदर चला गया, तो ऐसी सूरतों में बहुत बेचैन करने वाली दर्द होती है। दर्द से ज़्यादा बेचैनी है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है कि चीज़ फंसी हुई है, ज़रा सा उल्टा हाथ लगे तो बहुत तकलीफ, सीधा हाथ लगे तो कुछ नहीं, लेकिन बेचैनी बाहर दोनों सूरतों में रहती है। उसमें सिक्यूटा भी चोटी की दवा है। हाइपेरिकम, लीडम, सिक्यूटा, समझ गए? कैटालेप्सी भी दिया है इसने। जब हिलाओ, जवाब पूछो तो सही जवाब देता है, लेकिन फिर जल्दी भूल जाता है। ये जो अलामत है, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी खराबी से भी हो जाता है, मगर ख़ास तौर पर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से ये अलामत पाई जाती है, ये जो ये बयान की जा रही है। अगर रगें सख्त हो जाएं और खून की नालियों में जो दिमाग की तरफ जाएं, खुसूसन वहाँ तंगी शुरू हो जाए, तो एक बीमारी होती है प्रोग्रेसिव आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। उससे
याददाश्त पुरानी बिल्कुल ठीक रहती है, दिमाग ठीक रहता है, इंटेलिजेंस दुरुस्त रहती है, लेकिन जो फौरी याददाश्त है उसको रजिस्टर करने की ताकत खत्म होती जाती है। जिस तरह जो कंप्यूटर्स में दो किस्म की डिस्क्स हैं, एक होती है आरजी डिस्क जिस पर इंफॉर्मेशन आए और फिर उसके बाद वॉश आउट कर देते हैं, फिर और आ जाती है, मुस्तकिल नहीं रहती वहाँ। एक है जो मुस्तकिल फिक्स कर देते हैं उस पर इंफॉर्मेशन को और वो लंबे रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों किस्म की मेमोरीज दी हुई हैं, बचपन से लेकर आखिर वक्त तक। वो बातें जो उस वक्त दिमाग फैसला करता है कि ये रहनी चाहिए, या दबाव नफ्सियाती इतना हुआ कि दिमाग फैसला करे ना करे, वो खुद ज़हन ये फैसला करता है कि ये मुस्तकिल याददाश्त की चीज़ है, वो नक्श हो जाती हैं, उसको फिर मिटा नहीं सकते। और उसकी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है। मसलन फाइट है, कोई हंगामा हुआ है, छोटा बच्चा भी दूध पीता है, उसको कुछ भी याद नहीं, मगर एक लम्हा याद है कि एकदम शोर पड़ा था। वहां बिल इरादा नहीं बल्कि दिमाग के जो खुदकार हिस्से हैं उन्होंने ये फैसला किया है। इस तरह की याददाश्त ऐसे मरीजों की बिल्कुल ठीक रहती है, क्योंकि उनको जहां मुस्तकिल याददाश्त नक्श है वहां खून की सप्लाई को हमेशा मजबूत रखने की जरूरत नहीं है। खून की सप्लाई हल्की भी होगी तो वो याददाश्त का हिस्सा रहेगा, सिवाय इसके कि बंद हो जाए। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में खून की सप्लाई बंद नहीं होती बल्कि कम हो जाती है। इससे जो फौरी याददाश्त है वो मुतासर होती है। ये ताकत नहीं होती कि उसको जल्दी से लगाएं और फिर बाद में भूल जाएं। तो होता यह है कि याददाश्त तो ऑटोमेटिक है, वो तो नहीं। खाना खा रहे हैं तो यो तो याद है मैं खाना खा रहा हूं और हटते भी याद रहेगा, लेकिन 5 मिनट के बाद वो कहेंगे मरीज के खाना नहीं खिलाया आज मुझे, क्या बात है। और नमाज ही शुरू होगी तो होती जा रही है। नमाज पढ़ी थोड़ी देर के बाद मैंने नमाज पढ़नी है, फिर अल्लाह अकबर। तो जो नेक मरीज हैं वो नमाजें पढ़ते रहते हैं, जो बद मरीज हैं वो अगर शराब पीते हैं तो वही भूल भूल के फिर दोबारा पीते जाते हैं। जो भी शौक हैं वो अजीब बात है कि उनकी हिस्स भी साथ मिटती है, वरना पेट तो भरा हो, मरीज ये तो कहे कि मैंने खाना नहीं खाना, पेट भरे होने ना भरे होने से कोई ताल्लुक नहीं, वो हिस्स मध्यम सी पड़ जाती है। वक्त के लिहाज से वो फैसला करता है कि मेरा वक्त हो गया खाने का, लाओ अभी खिलाया तुम्हें कि नहीं, मैंने कोई भी नहीं खाया, लाओ इधर खाना लेके आओ। तो ये सिक्यूटा विरोसा में भी पाई जाती है, इसलिए इसको ज्यादा अहमियत देनी चाहिए बनिस्बत वक्ती तशन्नुजात के। टेटनस में जो चोटों से बंद लगता है और वो जो पोरों की दर्द या फांस का एहसास, उसमें बहुत अच्छी है। और कैटेलेप्टिक इलामतों में ये कुछ नेट्रेमोर में भी इसकी इलामतें पाई जाती हैं, कैटेलेप्सी की। नक्स मॉस्केटा में भी ये इलामतें पाई जाती हैं। यहां तक कि ये ऐसा मरीज जब ज्यादा आगे बढ़ जाए तो खाने के काबिल चीजें ना खाने के काबिल चीजों में फर्क मिट जाता है। इसलिए अगर कोयला पास पड़ा होगा तो कोयला भी उठा के खा लेगा, और खाने की अच्छी चीज भी होगी वो भी साथ खा लेगा। इसमें और कैलकेरिया कार्ब में ये फर्क है। कैलकेरिया कार्ब में और बाद दूसरी दवाओं में ऐसी चीजें खाने की हिस्स पैदा हो जाती है जो अच्छी नहीं है, मुफीद, सेहत के लिए मुज़िर हैं, गंदी हैं अपने जायके में, मसलन मिट्टी, कागज, इस किस्म की चीजें, गत्ते। लेकिन इनमें फर्क यह है कि इसका मरीज बगैर किसी तफरीक के अच्छी भी खा लेता है, बुरी भी खा लेता है।
लेकिन जो मरीज कैलकेरिया टाइप के हैं वो गलत चीजें खाते हैं सिर्फ। उनका दाव लगे ना बच्चों का तो वो नजर बचा के भाग जाएंगे, अगर मिट्टी छुपाई हुई है तो गमले में खोदने शुरू कर देते हैं। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं, वाकयातन उनसे गमले भी बचा के रखने पड़ते हैं। और कागज के दुश्मन होते हैं, वो कागज आ तो खा लिया फौरन। अब कागज का आप सोचने क्या कितना बेहुदा चीज है खाने के लिए, किच 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 अंदर मौजें ले रहे होते हैं कागज खाते हुए। चूना, घास, मिट्टी, हर बकवास जो हाथ है वो खा जाते हैं। और खाना दो तो बड़े देखते हैं कि खा न लूं। ये मरीज हैं कैलकेरिया टाइप के। ये बच्चा है, ये दोनों सब इसका एहसास ही मिट गया, ये बड़े का भी, बच्चे का नहीं सिर्फ। इसको पता ही नहीं, मजा होता कि इसका भी, ये भी खा लिया वो भी खा लिया। इसमें एक और चीज है कि स्क्यूटा विरोसा का बच्चा बाज दफा डरा हुआ होता है, लेकिन अपने डर की वजह नहीं बयान कर सकता क्यों है। ना कोई ख्वाब बताता है, ना कोई जिन भूत का नजारा दिखाता है, बस सिर्फ ये कहता है डरा हुआ, बस कांपने लग जाएगा। और उसमें हॉरर पाया जाता है ज्यादा, आम खौफ नहीं। बाद बच्चे नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होते हैं, बाद यूं डरते हैं, डर जाते हैं किसी वजह से। ये जो हॉरर है ना, ये किसी वाकया की याद में नहीं होता। मसलन हमारे बाज बच्चे थे इधर बोस्नियन, उनको भी हॉरर था, उनको इस दवा की जरूरत नहीं थी, उनको और दवा काम आई। लेकिन क्योंकि इनका हॉरर बगैर किसी ठोस वजह के है, मालूम है कि इनके पीछे कोई टेररिज्म का, कोई अब्यूज का वाकया नहीं हुआ, फिर भी टेरिफाइड हैं। उनमें स्क्यूटा विरोसा बहुत मौसर है, यानी इन खास इलामतों में स्क्यूटा विरोसा काम करती है। और इसकी एक और पहचान फिर ये होती है कि कन्वर्शन शुरू हो जाती हैं। वो जो वाकयातन खौफनाक वाकया के नतीजे में खौफ बैठता है बच्चों के दिल में, उनको कन्वर्शंस नहीं होती, वो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं अपनी जात में, गहरा फिक्र पैदा हो जाता है, जिंदगी में दिलचस्पी, चिमट जाएंगे माँ बाप से, और तशन्नुजात की कैफियत नहीं होती। ये तशन्नुज जो है इसको अलग करता है इन चीजों से। और इसमें ये अजीब बात भी है, आपको मैंने बताई थी, क्योंकि ये गुस्से वाला मरीज नहीं है मगर गम वाला है। स्क्यूटा का मरीज गमनाक होता है, इसलिए जब उसको दौरा खत्म हो तो गहरा सदमा महसूस कर रहा होता है। उसको ये नहीं पता क्यों गमगीन हूं, लेकिन इसमें गम ज्यादा पाया जाता है, गुस्सा नहीं पाया जाता। एंग्जाइटी भी है, गम भी है, यानी फिक्र लाख हुई है कोई। और क्या मिला तो बताया ना मैंने आपको, वो तो बड़ा नुमाया है अपने गुस्से की वजह से, बहुत ही हैरत अंगेज उसमें आतिशी मादा पाया जाता है। अब कॉकस देख लेते हैं, काकुलस पहले, कॉकस पहले, हाँ वो भी बताया था आपको। अक्सर कटारल कंडीशंस में, एयर पैसेजेस में, जहां म्यूकस धागेदार और चिमटने वाली हो, ये किसका तकाजा करता है? कॉकुलस का। कॉकस, कॉकुलस नहीं कॉकस। ये अलामत एक और चीज में भी मिलती है, धागेदार म्यूकस, काली 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 ये किसने बताया था? पहले मर्द की आवाज आई थी। उन्होंने
इस जोड़े ने तो कब्जा कर लिया सारा। हैं? आरफा उसके मियाँ ने मालूम होता है बहुत मेहनत शुरू की हुई है। घर जाके नोट पढ़ते हैं आप दोनों, हैं? आपस में डिस्कस भी करते हैं। तो ये एडवांटेज है ना, जिनके घर में जोड़ा हो डिस्कस करने वाला, खा मियाँ भी जरूरी नहीं, दो बहनें हों या सहेलियां कर रही हों, वहाँ याददाश्त मुस्तकिल हो जाती है। याददाश्त को पक्का करने के लिए ये भी जरूरी है। पहली याददाश्त जो होता है हाँ में पता लग गया है, वो वही है जो भुलाने वाली है, वो फ्लॉपी डिस्क की नहीं है। वो जो मुस्तकिल याददाश्त है वो या अज खुद गैर मामूली असर पड़ जाए किसी चीज का, वो याद रहेगी बात। मसलन कैमला में कभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि गुस्से वाला मरीज है, पस्टेला में कभी याद रखने की जरूरत नहीं कि वो नरम मिजाज है। ये इतनी दफा आप लोगों ने सुना, और हर होम्योपैथ इसको इतना नुमाया करके दिखाता है कि आप भूल नहीं सकते इसको। लेकिन वो जो छोटी छोटी बातें आपको दिल चाहता है कि हाँ ये ठीक है, अच्छी काम की बातें हैं, मगर वो अज खुद याद नहीं होंगी आपको। उसके लिए फिर बार बार जाना पड़ेगा वापस, और जितना जल्दी वापस लौटें उतना याददाश्त पक्की हो जाती है। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, 10 दफा भी जाना पड़े वापस तो उसको सोचें कि हाँ ये आमत वहां थी। फिर उसके बाद मुस्तकिल आराम, फिर ये फ्लॉपी डिस्क पे चढ़ जाता है सिलसिला। फिर आपको अगर खुदा न खास्ता बड़ी उम्र में कुछ हो ना जाए फिर भी याद रहेगा। मतलब दुश्मनों को अगर कुछ हो जाए, यूपी वाले यही कहते हैं बेचारे, कोई बीमार, आपके दुश्मन बीमार, सुना आपके दुश्मनों को कि मिजाज बिगड़ गए ना, मिजाज क्या कहते हैं, नसीब दुश्मन नहीं, दुश्मनों की तबीयत आपके खराब दुश्मनों की तबीयत खराब है, दुश्मनों को बुखार हो गया, दुश्मनों को ये हो गया। हाँ, हुपिंग कॉफ में भी काम आती है, इसीलिए स्पेजम्स पाए जाते हैं ना इसमें बहुत। सर्दी बताया था ना आपको, बहुत इसके लिए तकलीफ दे, सर्दी से बहुत तकलीफें बढ़ती हैं कॉकस की। लेकिन अजीब बात क्या है, ठंडा पानी पीने से खांसी है, ये तो कोई अजीब बात नहीं, सर्दी से बढ़ती है तो ठंडा पानी से। नहीं, गले की तकलीफ। सर्दी से तकलीफें होती हैं लेकिन गर्म कमरे में जाने से बढ़ जाती हैं। पस्टिल्ला का एहसास होता है, लेकिन पस्टिल्ला के मरीज का गर्मी से बढ़ना एक मुस्तकिल हिस्सा है। इसमें एक आर्जी इत्तेफाकी इलामत पाई जाती है। नजरें होंगे तो गर्मी से नहीं होंगे, सर्दी से ही होंगे, लेकिन गर्म कमरे का जो माहौल है वो तकलीफों को बढ़ा देता है। फास्फोरस में भी तजाद है गर्म सर्द का। दो जगह गर्मी नामुआफिक है, बाकी सब जगह गर्मी मुफीद है फास्फोरस में। कौन सी दो जगह हैं जहाँ नामुआफिक है, ये तो आपको खूब याद हो जाना चाहिए। इतनी दफा मैंने बार बार कहा है, सर में भी, ठीक है, सर और मैदा। और टेनेसिटी या म्यूकस, ये इसकी इलामत है कॉकस कैक्टाई की। बार बार उल्टी आ जाती है म्यूकस निकालते निकालते। एक और मैंने बताया था, इसका फर्क है दमवी खांसियों से और दिल की तकलीफों से। दमवी मरीज जितना चढ़ता जाता है ऊपर, उसका सांस बहुत जल्दी उखड़ता है, ज़ीक़ नफ्स शुरू हो जाती है उसको। दिल के मरीज के लिए चढ़ाई मुसीबत है। इसका मरीज भी लगता यह है कि चढ़ने से तंगी है, लेकिन अगर वो जो फंसी हुई म्यूकस है वो निकाल दे तो बाकी चढ़ाई आसान हो जाएगी। जिसका मतलब है कि बरह रास्त न दमा था न दिल की तकलीफ थी, बल्कि म्यूकस ने कहीं फंस कर तो सांस को छोटा कर दिया है। एक दफा उल्टी कर दे, म्यूकस निकाल दे, फिर हल्के कदमों से चढ़ाई कर सकता है।
اور یہی پسٹیلا والی علامت پھر اس میں مصیبت ورس ایٹ نائٹ وین بیکمز وارم ان بیڈ، یہ سلفر کی بھی علامت ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، تضاد کیا ہے اس میں؟ سردی سے مرض آتا ہے، یہ یاد رکھیں. تضاد، مرض گرمیوں میں نہیں پیدا ہوتا، سردی سے گرمی میں جانے سے نہیں پیدا ہوتا. مرض کا آغاز ٹھنڈ سے ہوتا ہے اور جب ایکسپوجر ہوگا بیمار ہوگا. لیکن جب کھانسی لگ جائے ایک دفعہ تو پھر بہت تیز ٹھنڈ نہیں مگر ٹھنڈی ہوا، ہلکی ٹھنڈ پسندیدہ ہے. اور اگر بس بستر لحاف اتار کے بچہ لیٹ گیا ہے اور کمرہ مناسب ٹھنڈا ہے تو اس کو کھانسی نہیں ہوگی. جب لحاف لیا کھانسی شروع ہو گئی. ڈرائینس بہت ہے اس میں. ایک اور احساس ہے اس میں جو ہیپرسلف کی یاد دلاتا ہے. ہیپرسلف میں گلے کے اندر کوئی پھانسی پھنسی ہونے کا احساس ہوتا ہے اور بسا اوقات یہی علامت ہیپرسلف کا نشان بن جاتی ہے. اس میں بھی یہ علامت ہے کہ گلے کے اندر ایسے بال اٹکا ہوا ہے کوئی، اور عملاً وہاں میوکس اس وقت نہیں ہوتی، صرف ایک احساس سا ہے. ہو سکتا ہے وہاں چونکہ ایک لمبی دیر کوئی تھریڈ اس کا پڑا رہا ہو، وہ اکھڑ بھی گیا ہو تو پیچھے ایک احساس رہ جاتا ہے. اسی لیے برننگ کا بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ایسا مریض ایک دفعہ ناک سنک دے گا، بیچ میں سے بلغم نکل جائے، آخر گلے سے ادھیڑ دے اس کو، تو پھر برننگ کا احساس ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے چمٹ کے اس کی سطح کو زخمی کیا ہوا تھا. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، کڈنیز کا نہیں بتایا تھا؟ جی، کیا؟ گردوں سے خون کا تراجم. گردوں پر حملہ ٹھنڈ کا، یعنی اس کا جو نزلہ ہے بعض دفعہ گردوں کو چن لیتا ہے، انتڑیوں پر کو چن لیتا ہے نزلہ کے لیے، اور اس پر جو حملہ کرتا ہے اس سے پھر گردے کی میوکس میمبرینز زخمی ہو کے بسا اوقات خون کا خرچ. کیا خون بھی رستا ہے، لیکن ایلبیومنیریا بھی ہو جاتا ہے ایسے مریض کو پھر، کیونکہ جب بار بار اس کی جو میوکس میمبرین کا مطلب ہے نزلاتی جھلیاں بیمار ہوں تو خطرہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایلبیومنیریا بھی ہو جائے گا. رینل کولک ہوتا ہے اور خون جو رشتہ ہے وہ کلاٹس بھی نکلتے ہیں اس میں. یہ بات تھی جو میں نے خاص بتائی تھی آپ کو کہ عام پتلا خون کا اخراج نہیں بلکہ وہی مزاج جو نزلے کا ہے وہ خون کا بھی بن جاتا ہے. اس کا جو کلاٹ ہے اگر آپ اس کو ہاتھ لگا کے کھولیں تو لمبے دھاگے کی اس میں ان ناٹ ہو جائے گا، جس طرح اون کا کوئی گولا کھولیں تو کھلتا چلا جاتا ہے، اس طرح وہ کھل جاتا ہے. یہاں ہمارے بعض ایسے ہیں شاگرد، جب ناک کی بات ہو رہی تھی کہ اس کھلتا ہے اور لکیر بنتی ہے، اس پہ کوئی قرات نہیں آئی، خون پر بڑی قرات آئی ہے. حالانکہ ناک زیادہ گندی چیز ہے. کیوں جی سلیم، کیا خیال ہے تمہارا؟ اچھا اچھا. مینسز میں جو خرابی ہے اس میں بھی یہی علامت ہے.
लो जी, आज तो जुलाई में वक्त गुजर गया, कोई हर्ज नहीं, काम आएंगी ये बातें, है ना। ये बस दवाएं हैं, दवाओं की कमी नहीं है, भरा पड़ा है सारा। कॉकुलस इंडिकस, इंडिकस ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। कॉकुलस किस चीज के लिए याद है आपको? चक्रों के लिए, हैं? सबको याद है चक्रों के लिए, हैं? हरकत के लिए। हाँ, लेकिन इसकी ज्यादा गहरी इलामत जो बहुत कारआमद है वो फालजी बीमारियों से इसका ताल्लुक है। और मैंने आपको बताया था कि कान में गालिबन वही फालजी असर है जो चक्कर पैदा करता है। इसका नर्व का पैगाम जरा सुस्त होता है, यानी यहाँ अभी चुभोया है तो ऐन उसी लम्हे दर्द का एहसास नहीं होगा, बल्कि जरा सा वक्फा पड़ जाता है चुभन और दर्द के एहसास में, और यही चीज बढ़कर फिर आखिर नर्व्स के फॉलेज में तब्दील हो जाता है। और इसका सबसे ज्यादा खतरनाक फॉलेज कॉकुलस का लोअर लिम्स में पाया जाता है। दोनों टांगें बिल्कुल माउफ हो जाएं एकदम, और कोई और दवा फायदा न दे। अगर कॉकुलस की इलामतें पहले उससे मालूम हो कि मरीज में पाई जाती थी तो एक ऊंची ताकत की डोज चंद महीनों में वो जान दोबारा वापस कर देता है, इन टांगों में दोबारा जान ले आता है। इसलिए कॉकुलस को सिर्फ चक्रों के लिए न रखें। चक्कर का मिजाज इसी वजह से पैदा होता है कि इसमें फालजी असरात पाए जाते हैं, और फालजी असरात जो तदरीजन बढ़ते हैं। और पहले सबसे पहले इलामत यही है कि टच का एहसास जरा सा देर के बाद। इसलिए आपने सिर हरकत की है, सिर को हरकत दी है, उसने कान की जो क्या कहते हैं उसको, रगें, असाबी रगें, उन्होंने पैगाम पहुंचाया, लेकिन जरा देर में उस वक्त तक आप यूं हो चुके हैं तो आपको ये लगेगा कि मेरा मुंह इधर है, मेरा कान मुझे कह रहा है कि मैं इस तरफ हूं अभी या मुड़ रहा हूं। एक दो दफा इस तरह हो तो बिल्कुल बैलेंस की सेंस लूज हो जाती है, फिर मरीज पैनिक भी हो जाता है। इसीलिए जब कार में बैठे हों, पहाड़ों पर मुड़ रहे हों, तो ऐसा मरीज फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत उसको खैर शुरू हो जाती है। लेकिन आमतौर पर मतली का मिजाज इसका नहीं है। वैसे बाज़ दफा मतली होने के बाद फिर कह आती है, और बंदों को दिल कच्चा होने की आदत होती है। उनको अगर पहाड़ों पर चक्कर आए तो कॉकुलस नहीं है, कॉकुलस इस सलामत की है जो मैंने बड़ी खोली है। आमतौर पर बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन हल्की सी फालजी इलामतें पैदा होनी शुरू हो जाएं। और इसकी जो दर्दें हैं उनको भी शोर से नुकसान पहुंचता है, और बेलाडोना की दर्दों को भी शोर से नुकसान पहुंचता है। लेकिन दोनों में एक फर्क है। क्या है? बेलाडोना की खून की वजह से, खून हाँ, मगर कोई फर्क क्या है जिससे बचाना जाए? और जी असाबी। बेलाडोना में किसी एक जगह जहां दर्द का गुच्छा है, सर की तरफ या किसी जगह जहां नुमाया तौर पर दर्द ने हमला किया हुआ है, वहां पुरखून भी होगा, गर्म भी होगा, धड़कन भी बहुत होगी। जब भी शोर पड़ेगा वहां तकलीफ पड़ेगी। लेकिन ये नहीं होता कि शोर पड़े तो जो दर्दें पाँव में या उंगलियों वगैरह में थीं वो आराम से बैठी हुई थी, वो अचानक जाग उठें और शोर लगे वहां चोटें मार रहा है। ये अजीब इलामत है जो कॉकुलस में पाई जाती है। समझ गए? दर्दें खा एक्टिव हों उस वक्त या खाबीदा हों, दोनों सूरतों में शोर के साथ इजाफा हो जाता है। और एक्सट्रीमिटी इस खसूसियत से, पाँव, घुटने, उंगलियां, बाजू, कोनियां, यहाँ तक जो हिस्से हैं, इनकी दर्दों में अगर शोर से इजाफा हो तो ये कॉकुलस है।
ये क्यों होता है? मेरे नज़दीक, मैं अपने अंदाजे भी बताता रहता हूँ ना बीच में, वो ये है कि वो फालजी असर की वजह से दर्दें होते हुए भी पूरी महसूस नहीं हो रही होती। शोर जगाता है आसाब को, थोड़ी सी हरकत पैदा करता है, और उसकी वजह से दर्द की लहर फिर उठकर दिमाग को पैगाम दे देती है। ये मेरा अंदाज़ा है, आप अपने मरीजों के तजर्बे में देखें, अगर ये अलामत हो तो ये काकुलस के मिजाज के मुताबिक है। क्योंकि आप डराने के लिए आए हैं या वैसे आए हैं? अच्छा, अभी हैं 5 मिनट। डिले मैसेज जो है ये प्लम्बिंग की याद भी दिलाता है। वो मैंने बताया था आपको पहले, उसकी अलग सूरत है बिल्कुल कंप्लीटली। प्लम्बिंग में भी डिलेड मैसेजेस हैं, मगर प्लम्बिंग का सारा सेटअप भी मुख्तलिफ है बिल्कुल। उसका कॉकुलस से सिवाय इस बात के कि डिलेड मैसेज है, कोई मुशाबहत नहीं। और डिलेड मैसेजेस ज़्यादातर कॉन्शियसनेस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उसके। आज खुद जो दर्दों के एहसासात हैं उनसे इतना प्लम्बिंग का ताल्लुक़ नहीं। आप प्लम्बिंग के मरीज को कुछ कहेंगे तो कुछ देर तक उसको बात नहीं समझ आएगी, 1 मिनट के बाद आपको जवाब देगा जैसे आपने यही बात की हो। वो मुख्तलिफ है मिजाज। प्लम्बिंग में जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये आपको नहीं कहा था कि दर्द का एहसास देर के बाद हो, या कहा था? हाँ हाँ, उसका पैगाम देर से पहुँचता है, रिकॉर्डिंग दिमाग में देर में करता है। यानी गालबन नर्व्स की बीमारी नहीं, बल्कि नर्वस जो सेंट्रल सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, उसमें खराबी होगी, और उसमें इस किस्म के चक्कर नहीं है। मसलन अगर वो अमूमी कैफियत यही हो तो कॉकरोच की तरह के चक्कर होने चाहिए। उसमें जिस्म माऊफ होने लगता है, तशन्नुज जो हैं वो मुस्तकिल अंगूठा गिर जाएगा, साथ चिमट जाएगा, और राइटर्स पॉल्जी भी कहलाती है, और फिर जोर से वापस आता है, फिर जोर से खुलता है। दोनों सूरतों में दर्द होती है, या दर्द होता है। देखें यूं सुगड़ जाए एकदम, तो वो एक अलग मिजाज की दवा है। याद तो आती है, मगर इतना भी याद ना आए कि वो बैठ जाए और काकुलस दिमाग से निकल जाए। ठीक है? एक और चीज आपको मैंने बताई थी बड़ी अहम, इसकी क्या थी वो? औरतों को ज्यादा रखनी चाहिए थी। टांग जो अगर पहले हैं? वापस लेके जाए ना, अगर टांग सीधी करे तो ये औरतों की खास बात है। वो ये थी कि आमतौर पर माएँ नर्सिंग करती हैं बच्चों की, बेटियां बाप की करती हैं, या और माओं की करती हैं। जिस नर्सिंग में ताल्लुक हो और उस ताल्लुक की वजह से इंसान लंबे बोझ उठा ले, वो जब ज्यादा देर हो जाए तो ऐसा मरीज फिर काकुलस का मरीज बन जाता है, और उसकी जो बाकी तकलीफें फालजी या दूसरी ज़हनी इंतशार, वो सारी काकुलस में काम आती हैं, काकुलस के ताबे हैं। ये इसकी खास इलामत है, इसलिए महज चक्कर पे ना इसको महदूद रखें। इसकी मैं तफसील आपको देख के बताता हूँ क्या क्या पैदा होती है इससे। इसका जो लेग के स्ट्रेचिंग का कहा था, वो मैंने ये कहा था कि एक्सटेंसर मसल्स तो तकलीफ नहीं देते, मगर फ्लेक्सर मसल्स जो हैं वो तकलीफ देते हैं। मतलब टांग यूं करके रखी हुई है, कुछ देर के बाद जब इकट्ठी करने लगूंगा तो फिर पता चलेगा कि फ्लेक्सर मसल्स में जान इतनी नहीं थी। तो ऐसे मरीज मैंने देखे हैं, खुद भी कई दफ़ा आए हैं मेरे पास। वो हाथ से ना उस टांग को इकट्ठा करते हैं, और खोलते वक्त यूं नहीं करना पड़ता उनको। ये टिपिकल इलामत है इसकी। आपको जो याद रही है ना, वो ये बात थी। इलेक्ट्रिक शॉक्स भी इसमें पाए जाते हैं। मुकामी फॉलिज छोटे छोटे इसी वजह से इसमें नुमाया है।
बाज़ ज़ुबान में वो फारजी असर की वजह से लफ्ज़ अदा करने मुश्किल हो जाते हैं। अक्सर फारजी इलामतों में खा वो किसी एक उज़्व पर हमला आवर हों, जो प्रोस्ट्रेशन है, कमज़ोरी का एहसास, ये सारे बदन में बराबर रहता है। कैलकुलस की हर तकलीफ में कमज़ोरी का एहसास, नातवानी का एहसास ये आम है। इसलिए बाज़ मरीजों पे मैंने देखा है उनको किसी वजह से कैलकुलस दिया है तो उन्होंने बाद में ये बताया कि हम लाइट हो गए हैं, हमें चलने फिरने में बड़ी सहूलत पैदा हो गई। ये क्या चीज़ दी थी? हालांकि मेरे ज़हन में नहीं था कि उसमें फ़ायदेमंद होगा। इलामत दी है, किसी और इलामत की वजह से कैलकुलस दिया, चक्कर आ रहा है मसलन, तो ये इसकी बुनियादी इलामत में दाखिल है। कैलकुलस की तकलीफ़ों में अमूमी कमज़ोरी जिस्म की पाई जाती है और बाज़ दफ़ा इसी को ठीक करने के लिए भी आप कैलकुलस दें तो जिस्म में जान डालेगी। जी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने वो तो बातें हैं जो मेरे तजुर्बे में आई हुई हैं। किताबों में तो बस इतना लिखा होगा कि प्रोस्ट्रेशन कार्बोवेज में भी है और चीज़ों में भी है। उनकी प्रोस्ट्रेशन की और नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कई वजूहात से वक्ती तौर पर गिरती हैं, मगर कैलकुलस के मरीज के मसल्स की टोन रफ्ता रफ्ता कम हो रही होती है और जब कैलकुलस पे उसको रखें तो टोन वापस आ जाती है और मरीज को यकीन समझ नहीं आती क्या हुआ, मेरे जिस्म में तो इतनी जान नहीं थी, अब वो उछलता कूदता दौड़ता फिरता है। ठीक मैंने भी दी थी किसी को हैं? जी, उसको एक ही खुराक से आराम आ गया। वाकई? जी ये कितना जबरदस्त होम्योपैथ पैदा हुआ है। माशाल्लाह आपका जोड़ा अच्छा है? इम्तियाज और अरफा आप भी देते हैं दवाएं या सिर्फ आरफी देती है? आपको भी कभी फायदा हुआ है? आपके इलाज से किसी को फायदा हुआ है? अच्छा माशाल्लाह। बताए ना, चाली डोनिया वाला बताएं हैं? फायदा हुआ। कौन सा तुम बताना चाहती हो? हुजूर इन्होंने एक आदमी को दी थी, उसके राइट साइड में पीछे दर्द होती थी चाली डोनिया की, तो वो अगले दिन इतना खुश होके आया कि मुझे तो एक ही खुराक से बहुत फायदा। माशाल्लाह। असल तो होम्योपैथ की फीस वो है जो वो आप मरीज आके बताता है या पैगाम भेजता है और बाज़ ड्रामेटिक जो फायदा हुआ है ना वो बहुत मजे का लगता है। कई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पूछते हैं कि बताओ क्या दिया था, और फिर बेचारों को जब बताते हैं तो फिर बिल्कुल बुझ से जाते हैं। वो समझते हैं कोई एलोपैथिक चुटकुला था, होम्योपैथिक। अच्छा ठीक है। एक डॉक्टर को उसने लिखा, जर्मनी से खत मिला, उसने बिल्कुल जवाब दे दिया था स्पेशलिस्ट ने, नामुमकिन है इसका बचना। उसका जब दवाई शुरू की तो वो देखते देखते उसमें जिंदगी पैदा हो गई और डॉक्टर ने बुलाया, उसने कहा कि अब ये मरीज ठीक है, इसको घर ले जाओ। तो क्या किया था, कोई क्या हो रहा था, उसने होम्योपैथी का जिक्र किया। उसने नहीं छोड़ो, तुम खुदा के कायल हो? उसने कहा हाँ। तो बस फिर दुआएं काम आ गई। तो मैंने कहा बेशक ठीक है, होम्योपैथी पे ईमान नासी अल्लाह पे तो आया और होम्योपैथिक पर ईमान भी अल्लाह ही पर ईमान है, क्योंकि जो इसका निज़ाम है वो इतना लतीफ़ है कि नामुमकिन है एक मटेरियलिस्ट इस पर यकीन कर सके, और मटेरियलिस्ट को मजबूर कर देती है होम्योपैथी कि जितना तुम समझते हो तुम्हारी पहुंच से बहुत आगे बढ़कर भी मौजूदात हैं, जहां होम्योपैथिक की दवा में कोई ऐसा ट्रेस किसी मादे का ना रहे कि जो भी इम्कानात हैं हिसाबी उनके लिहाज से बिल्कुल नामुमकिन हो कि एक जर्रा भी दवा का है वो इतनी ताकत से असर करे कि डूबते हुए मरीज को बचा ले। ये होम्योपैथिक पर जो यकीन है ये दरअसल खालिक पर यकीन है जिसने निज़ाम पैदा किया है। तो इस पहलू से जो असल रिवार्ड है वो ये है,
जहां भी आप सही दवा तशखीस करेंगे या करेंगी, वहां जब मरीज ये बताएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, वो मज़ा बहुत अजीब चीज़ है, ठीक है। और जहां ना ठीक हो रहा हो वहां शिकस्त तस्लीम करनी लाजमी किरदार का हिस्सा होना चाहिए। वहां या किसी और होम्योपैथ के पीछे छोड़ें या किसी मैकेनिकल इलाज के सपुर्द करें, जान तो बचे एक दफा, ठीक है। वक्त हो गया ना, ठीक है, जज़ाकल्लाह। बस ये पैरालिसिस का भी आपको मैंने बता दिया है। दर्द के पेट में, खासतौर पर मैदे में दर्द का दौरा बाज बड़ा सख्त पड़ता है इससे, और काकुलस की ये इलामत जो है मैदे पर असर, और उसके साथ एक मौजूद इलामत ये कॉल्सिकम में भी पाई जाती है कि खाने की बू से नफरत, और काकुलस में इसके साथ बाज़ दफ़ा मैदे में स्पेज़म हो जाता है, समझे हैं, मैदे में स्पेज़म हो जाता है। एक दवा मैंने आपको बताई थी जिसमें बच्चा दूध पिए तो माँ के पेट में स्पेज़म हो जाता है या अंतड़ियों में, वो कौन सी थी? सिक्यूटा थी गालिबन, कल चेक करें, नोट्स में लिखी होगी, बाकी इंशाल्लाह कल, ठीक है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।